हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 17 वीडियो, ठीक है? थोड़ा-सा डिले हुआ यार, क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, दिक्कतें आ गई थी, इसलिए हम इसको शूट नहीं कर पाए थे। चलिए कोई नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आपको आएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से समझा रहे थे, चीज़ों को करवा रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है? और देखते हैं कुछ नए-नए ईडीएम को। ईडीएम का हम फाइल खोल लेते हैं। चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम ये एक्सरसाइज़ 3 है ना? हाँ, एक्सरसाइज़ 3 होगा ये, ठीक है? चलिए, एक्सरसाइज़ 3 होगा, एक्सरसाइज़ 3 होगा, मैं चीज़ों को लिख देता हूँ और ये अपना पार्ट 17 है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, और ये ये हो जाएगा, हाँ, पार्ट 17 जो होगा एक्सरसाइज़ 3 का, ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है? यानी कि पार्ट 17 करेंगे तो हम लोग, यानी कि जब इसको करवा देंगे पूरी तरीके से, तो एक्सरसाइज़ 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और पार्ट 18 से चलेंगे हम लोग न्यू एक्सरसाइज़ की तरफ, ठीक है? वो एक्सरसाइज़ 4 हो जाएगा अपना, तो ये 20 तो ये क्या हो जाएगा, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? यहीं से होगा। और इससे पहले वाला वीडियो में, यानी कि 16 क्या है, पार्ट 16 में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक करवा दिए थे, ठीक है? अगर ये आपको याद होगा तो, और नहीं तो आप देख के, यानी कि देख सकते हैं वहाँ, ठीक है? तो 29 नंबर देख लेते हैं। डीप पॉकेट, क्या देख लेते हैं? डीप। डीप मतलब क्या होता है जी? डीप मतलब गहरा होता है या गहराई होता है, ठीक है? आप पॉकेट्स का मतलब जानते ही होंगे, पॉकेट यानी कि जेबें, ठीक है? यानी कि जेब। तो डीप पॉकेट मतलब गहरा पॉकेट। अब देखिए, जिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो उ बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब पॉकेट बनवाने या सिलवाने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी गहरा पॉकेट बनवाता है, ख़ास करके पॉकेट का डिज़ाइनिंग करवाता है, गहरा पॉकेट बनवाता है, इसका मतलब यह है कि वो मालदार आदमी है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है? तो डीप पॉकेट का मतलब हो गया, यानी कि गहरा पॉकेट का मतलब होना, मतलब बहुत सारा पैसा होना, ठीक है? बहुत सारा पैसा होना। देखना ही भाई साहब को, देख रहे हो पीछे भी है इस तरीके से पॉकेट में, दोनों पॉकेट भरे हुए हैं। फिर देखो ये शर्ट और पैंट के बीच में दबाए हुए हैं, ठीक है? देख रहे हो यहाँ? सिर्फ़ पैसे ही पैसे हैं, ये सब पैसा ही है यहाँ, ठीक है? तो ये भाई साहब आगे और पीछे काफ़ी फुल कर लिए अपने पॉकेट को, तो इसको कहते हैं डीप पॉकेट। क्या कहते हैं? डीप पॉकेट, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है? तो बात आई समझ में यहाँ से? डीप पॉकेट्स का मतलब क्या हो गया? यानी जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, अ लॉट ऑफ मनी। चलिए, ये तो काफ़ी सिंपल था, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। चलिए, इस इडियम को याद करने का, मेक समवन्स हेड स्पिन को याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप सिर्फ़ ये इसको याद रखिए, समवन्स हेड स्पिन, समवन्स हेड स्पिन। समवन्स का मतलब होता है किसी के, समवन्स मतलब होता है किसी के, ठीक है? हेड मतलब सिर, और स्पिन, स्पिन मतलब क्या होता है? घुमा देना। स्पिन जानते हो ना? जब हम लोग मैच खेलते थे तो कहते थे अपने दोस्तों से कि ये आउट नहीं हो रहा है तो स्पिन बॉल डालो। ऐसा बोलते थे ना हम लोग कि स्पिन बॉल डालो, मतलब घुमा करके डालोगे बॉल को तो ये जल्दी आउट हो जाएगा। तो स्पिन का मतलब होता है घुमाना, क्या होता है? स्पिन का मतलब होता है घुमाना, ठीक है? समवन्स का मतलब होता है किसी के, हेड मतलब सिर होता है, यानी किसी के सिर को घुमा देना, क्या करना? घुमा देना, मतलब उसको पूरी तरीके से पज़ल कर देना, कन्फ्यूज़ कर देना, क्या कर देना? कन्फ्यूज़ कर देना। इसका अर्थ क्या निकला? कन्फ्यूज़्ड, ठीक है? यानी कि मेक समवन्स हेड स्पिन, यानी कि किसी का सर जो है स्पिन कर देना, घुमा देना, मतलब कन्फ्यूज़ कर देना, पज़ल कर देना, ठीक है? कन्फ्यूज़्ड कर देना। इसका मत अर्थ क्या निकल गया? कन्फ्यूज़ करना। याद हो जाएगी ना? इसमें तो एकदम पूरा लिखा हुआ है, एकदम साफ-साफ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस इडियम को अगर याद करना है तो याद क्या करना है यार, समवन्स मतलब किसी का, हेड मतलब सिर, और स्पिन मतलब घुमा देना।
मतलब किसी का, एक नंबर इसको देखिए, एक नंबर किसी का, दो नंबर सिर और फिर तीन नंबर घुमा देना। मतलब किसी का सिर घुमा देना मतलब क्या है, उसको पूरी तरीके से मतलब कन्फ्यूज कर देना। क्या कर देना? कन्फ्यूज कर देना, पजल कर देना। क्या कर देना? पजल कर देना, पजल कर देना, ठीक है, पजल कर देना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है क्रैश एंड बर्न, कि क्रैश भी हुआ और क्या हुआ? बर्न हुआ, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, जो इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है जी? तो एक हवाई जहाज है, क्या है? हवाई जहाज है। अब मान लो कि नया नया हवाई जहाज था, ठीक है, नया नया हवाई जहाज था, उसको लॉन्च किया गया। क्या किया गया? लॉन्च किया गया। लेकिन जैसे ही लॉन्च किया तो उसमें कुछ मतलब कि डिफ़ॉल्ट होने के कारण, ठीक है, फ़ॉल्ट होने के कारण वो क्या हो गया? क्रैश हो गया। क्या हो गया? क्रैश हो गया और बर्न हो गया। यानी कि नया-नया हवाई जहाज बनाया गया था और उसको लॉन्च किया, मतलब कि उसको उसका परीक्षण किया गया था, ठीक है? उसका एग्ज़ामिन किया गया कि देखते हैं कि कितना कारगर साबित होता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही मतलब कि उसको मतलब बनाया और बना कर के मतलब उसको उसका प्रयोग किया, तो प्रयोग के टाइम में क्या हुआ? क्रैश हो गया और बर्न हो गया। अब बताइए कोई आदमी नया-नया हवाई जहाज को बनाए, है ना? नया-नया हवाई जहाज को बनाए और नया-नया बनाया और जैसे ही मतलब कि उसको उसका परीक्षण करे, तभी क्या हो जाए? क्रैश हो जाए और बर्न हो जाए। इसका मतलब है कि जो इसको बनाया, वो क्या हुआ? टू फेल कंप्लीटली, मतलब वो पूरी तरीके से फेल हो गया। सही बात है। क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसका जो बनाया गया, उसके द्वारा बनाया गया हवाई जहाज जो है, वो क्रैश भी हो गया। क्या हो गया? क्रैश। और क्या हो गया? बर्न हो गया। क्रैश भी हो गया और बर्न हो गया। तो क्रैश हुआ, साथ में बर्न हुआ। क्रैश तो हुआ ही साथ बर्न हुआ, मतलब पूरी तरीके से जल गया। क्रैश मतलब क्रैश हो गया, बर्न मतलब क्या होता है? जलना होता है। तो क्रैश हुआ और क्या हुआ? पूरी तरीके से जल के राख हो गया। मतलब जो बनाया था इसको, वो पूरी तरीके से क्या हुआ? बेचारा फेल हो गया। तो क्रैश एंड बर्न का मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली। क्या होता है? टू फेल कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है गो डाउन इन फ्लेम। गो डाउन इन फ्लेम। गो डाउन मतलब नीचे जाना। कहाँ? फ्लेम में, फ्लेम्स में। फ्लेम्स मतलब क्या होता है? आग होता है। क्या होता है जी? आग होता है। मतलब आग में जाना। गो डाउन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स यानी फ्लेम्स में, आग में जाना। कहाँ जाना? आग में जाना। गो डाउन, गो डाउन मतलब क्या है? नीचे जाना आग में। कहाँ? आग में। अब आग में जाएगा ये आदमी, है ना। जब प्लेन के नीचे तक आग चली जाए तो वो क्या होता है? पूर्ण रूप से क्या होता है? वो विफल ही हो जाता है। क्या होता है? विफल। इसका मतलब ये होता है फेल कंप्लीटली। क्या होता है? फेल कंप्लीटली। गो डाउन इन फ्लेम्स बोले, गो डाउन इन फ्लेम्स बोले, या क्या अभी अभी किए थे ना, अभी अभी 31 नंबर क्वेश्चन क्या था? 31 नंबर ईडीएम क्या था? क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न दिखा देते हैं आपको। क्या लिखा हुआ था? क्रैश एंड बर्न, है ना। क्या लिखा हुआ था? क्रैश, क्रैश एंड बर्न, ठीक है। तो क्रैश एंड बर्न लिखा हुआ रहे, क्रैश एंड बर्न लिखा हुआ रहे, तो भी क्या होता है? फेल कंप्लीटली। क्या होता है? इसका अर्थ क्या निकलता है? फेल कंप्लीटली। या फिर गो डाउन इन फ्लेम्स लिखा हुआ रहे, कि आग में जाना। इसका भी मतलब क्या होता है? आग में जाना। गो डाउन इन फ्लेम्स, ये यही पढ़ेंगे ना। गो डाउन मतलब नीचे जाना, आग में। कहाँ जाना? आग में। इसका ही मतलब होता है गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब ये होता है फेल कंप्लीटली। क्या होता है? फेल कंप्लीटली। याद रहेगा ना। गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब आग में जाना। इसका ही मतलब क्या है? फेल कंप्लीटली। और क्रैश एंड बर्न तो बताए ही, कि नया-नया हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज बनाए और वो क्रैश होने के साथ-साथ वो बर्न भी हो जाए, जल भी जाए। इसका मतलब कि जो बनाया है उसको वो पूरी तरीके से क्या हुआ? फेल हुआ, यानी कि फेल कंप्लीटली। तो क्रैश एंड बर्न मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्रैश एंड बर्न बोले या गो डाउन इन फ्लेम्स बोले, ये दोनों का अर्थ होता है फेल कंप्लीटली। क्या होता है? फेल कंप्लीटली। ठीक है? आगे बढ़ जाएँ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आइए, अंडर द गन देखते हैं। बहुत ही प्यारा इडियम है, अंडर द गन। अब बताइए,
इस तरीके से बंदूक तान दे आपके ऊपर, तो मरता क्या ना करता, है ना? वो जो कहेगा, कहेगा आप मेरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, अगर अंडर द गन इस तरीके से गन को धीरा मतलब अंडर द गन मतलब क्या है? अगर आप गन के नीचे हो, है ना? आपकी कनपट्टी में गन लगा दिया गया, तो फिर आपसे जो कहेगा वो सब कबूल कर लोगे। अगर जो गन गन को आपके कनपट्टी पर धराए हुए हैं, है ना? आपके हेड पर रख कर के अगर वो कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो कहेंगे हाँ, हाँ, तू ही मेरा पिता है ना? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो हाँ, तू ही मेरा दुश्मन है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो हाँ, मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। यानी वो जो कहेगा, वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। कर लेंगे ना? क्योंकि मरता क्या ना करता। है ना एक कहानी स्टोरी है मरता क्या ना करता, ठीक है? यानी कि इसको डर रहती है अपनी जान का कि कहीं है ना, अगर ट्रिगर दब गई, तो मैं तो गया, ठीक है? तो यानी कि मरने के डर से, है ना, आदमी क्या है, सारी बातों को कबूल कर लेता है। तो अंडर द गन समझ गए होंगे अंडर द गन, ठीक है? अंडर द गन यानी कि जब अंडर द गन यानी कि गन के नीचे आदमी हो, गन के नीचे अंडर द गन का अंडर मतलब क्या होता है? नीचे होता है। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। और गन मतलब बंदूक होता है। गन मतलब गन या बंदूक जो भी बोलो। बंदूक यानी कि बंदूक के नीचे अगर आप हो, बंदूक के नीचे हो, ठीक है? इसका मतलब है कि आप दबाव में हो। क्या हो? दबाव में हो। अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में होना। क्या होना? दबाव में होना। मैं उसकी गन के नीचे था मतलब कि उसके दबाव में। सही बात है। अंडर द गन का मतलब ही होता है क्या होता है? दबाव में होना। क्या होना? दबाव में होना। ठीक है? अब इस तरीके से कोई आदमी मतलब क्या है ना किसी के ऊपर बंदूक को तान दे, तो चाहे उससे जो बुलवा ले, वो सब में वो एग्री हो जाएगा आदमी, ठीक है? क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं ये मतलब कि गोली ना चला दे, कहीं मेरी जान ना चली जाए, ठीक है? तो अंडर द गन का मतलब होता है प्रेशर में होना, दबाव में होना, ठीक है? टू बी अंडर प्रेशर किसमें होना? प्रेशर में होना। अंडर द गन का मतलब होता है प्रेशर में होना, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इट्सी-बिट्सी, है ना? अब इसको कैसे याद रखेंगे? है ना? इसको याद रखेंगे ईटीएसवाई को पढ़ लेंगे इत्ती-सी, है ना? अब बीआईटीएसवाई को पढ़ लेंगे बित्ती-सी। इत्ती-सी-बित्ती-सी मतलब कहता है इत्ती-सी, इसी को याद रखें इत्ती-सी, बित्ती-सी। अब इत्ती-सी-बित्ती-सी का मतलब होता है कहता है ना कि इत्ती-सी तो हो ही, है ना? आप बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हो ना, इत्ती-सी बात थी, मतलब कि बहुत ही छोटी थी। क्या थी? छोटी थी। इत्ती-सी-बित्ती-सी हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि बस इत्ती-सी है, मतलब बहुत ही छोटा है। क्या है? छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो इत्ती-सी-बित्ती-सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल या वेरी स्मॉल, ठीक है? तो इत्ती-सी-बित्ती-सी का मतलब क्या होता है? इत्ती-सी-बित्ती-सी यह एक इडियम है इत्ती-सी-बित्ती-सी। इत्ती-सी का मतलब बहुत ही छोटा-सा, क्या? बहुत ही छोटा-सा, वेरी स्मॉल, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 35 बी अ डैब हैंड और समथिंग एट समथिंग, ठीक है? अब क्या है? अब इसको कैसे याद करेंगे? बी अ डैब हैंड एट समथिंग, ठीक है? तो यहाँ देखेंगे DAB को पढ़ लेंगे दबदबा। क्या पढ़ लेंगे? दबदबा। DAB को पढ़ लेंगे दबदबा। हैंड मतलब समझते ही हैं हाथ, और समथिंग मतलब है ना कोई चीज, है ना? एट मतलब क्या हो गया? पर। यानी समथिंग मतलब किसी चीज पर क्या होना? दबदबा होना। किसी चीज पर दबदबा होना, है ना? किसी चीज पर दबदबा होना मतलब वो पूरी तरीके से आपका है, वो पूरी तरीके से आपका है। चलिए, मतलब उसका एक चीज पर तो बहुत ही ज्यादा दबदबा है, मतलब कि उस काम में वो बहुत ही क्या है? निपुण है। क्या है? निपुण है ना? यानी जैसे कि ऐसे भी कर सकते हैं समथिंग एट यानी कि समथिंग मतलब किसी चीज पर, है ना? हाथ का हाथ का दबदबा होना, है ना? या दबदबा होना सिर्फ, क्या होना? दबदबा होना, ठीक है? डीएबी डब हैंड एट समथिंग को ऐसे भी समथिंग मतलब किसी चीज पर, एट मतलब पर, समथिंग मतलब किसी चीज पर, किसी चीज और एट मतलब पर, और हाथ या दबदबा कुछ भी इस तरीके से हम कर लेंगे दबदबा यानी किसी चीज पर क्या होना? दबदबा होना। किसी चीज पर
दबदबा होना मतलब आप उस काम में मशहूर हो, आप उस काम को जानते हो या वो काम आपके पूरी तरीके से अंडर में है, तभी तो दबदबा होगा, ठीक है? तभी ना दबदबा माना जाएगा। तो मतलब उसका एक चीज़ पर तो बहुत ही ज़्यादा दबदबा है, मतलब कि उस काम में वो बहुत क्या है निपुण है, कुशल है। इसका मतलब क्या हो गया? बी अ डब हैंड एट समथिंग, समथिंग मतलब किसी चीज़ पर, है ना? किसी चीज़ पर अपना हाथ होना या ऐसे भी कर सकते हैं समथिंग मतलब किसी चीज़ पर, एट मतलब पर, समथिंग मतलब किसी चीज़ पर, समथिंग मतलब किसी चीज़, एट मतलब पर और दबदबा, है ना? किसी चीज़ पर दबदबा होना या ऐसा किसी चीज़ पर अपना हाथ होना, अपना हाथ होना। मतलब वो आपका आपके हाथ का बानर है ना? आप जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समथिंग एट हैंड बोलो मतलब कि समथिंग मतलब किसी चीज़ पर हाथ होना या किसी चीज़ पर अपना दबदबा होना। मैं एक ही बात को बार-बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? इसका मतलब होता है स्किल्ड होना, किसी चीज़ में क्या होना? निपुण होना यानी कि स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया यानी कि किसी एक एरिया में, किसी एक फील्ड में आप क्या हैं? निपुण हैं। क्या हैं? निपुण हैं। ठीक है? तो बी अ डेव हैंड एट समथिंग का मतलब होता है स्किल्ड होना, किसी चीज़ में क्या होना? स्किलफुल होना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यू स्लाइड लाना होगा। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए इस तरीके से ही याद होगा यार, है ना? और ईडीएम को इतना हल्के में ना लो, थोड़ा-सा है ना कन्फ्यूजन तो मतलब रहती है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस तरीके से आप याद करोगे, तो कभी नहीं भूलोगे, है ना? और हमें तो टिक करना होता है एग्ज़ाम में, लिखना थोड़ी ना होता है। बस 4 ऑप्शन में गैस करके मत है ना, गैस करके एक को लगा देना है, ठीक है? चलिए, देख लेते हैं। पुट वन्स है ना, पुट वन्स कार्ड्स ऑन द टेबल मतलब पुट मतलब रखना, वंस मतलब अपना, शायद है ना? पुट मतलब रखना, पुट मतलब क्या होता है? रखना, वंस मतलब अपना, ठीक है? कार्ड, कार्ड मतलब पत्ते, ताश के पत्ते, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर। जब आप खेलते-खेलते मान लो आप खेल रहे हो ताश, ठीक है? पुट समझ गए ना? इसका मतलब समझ गए ना? पुट मतलब रखना, वंस मतलब अपने, कार्ड को ऑन द टेबल यानी कि अपना कार्ड को टेबल पर रख देना। मतलब देखो ताश जो खेलते हैं, ताश के पत्ते जो खेलते हैं, वो अपने पत्ते को छिपा कर रखते हैं, ना कि सबको दिखा देते हैं। अगर आप छिपा कर खेलते हो मतलब आप अच्छे से खेल रहे हो। अगर आप दिखा दोगे तो जो दाँव आप लेने वाले थे वो कोई और ले लेगा, ठीक है? तो इसलिए कार्ड के पत्ते जो होते हैं उसको छिपाए जाते हैं। ताश खेलने वाले जो लोग होते हैं वो कार्ड के जो ताश के पत्ते होते हैं, उसको जो कार्ड होते हैं उसको छिपाते हैं। लेकिन ये भाई साहब क्या कर दिया, ये इडियम में क्या कर दिया, पुट वन्स कार्ड्स यानी कि अपने कार्ड को रख दिया ऑन द टेबल यानी कि टेबल पर रख दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो गया वो, है ना? वो कोई दाँव-पेच नहीं जानता है। उसको खेल में जीतना नहीं है, बल्कि वो सारी बातों को सच्चाई को सामने ला दिया, ठीक है? इसका मतलब था ईमानदार होना, क्या होना? ईमानदार होना। वो इतना ईमानदार है कि उसने अपने सारे पत्ते पत्ते खोल कर टेबल पर रख दिए, लो। यानी कि पुट वन्स कार्ड्स ऑन द टेबल, पुट वन्स कार्ड ऑन द टेबल यानी कि पुट मतलब रखना, वन्स मतलब अपना, कार्ड को टेबल पर यानी कि अपने टेबल पर भाई साहब ने रख दिए। कार्ड को छिपाने के बजाय टेबल पर रख दिए, मतलब सारी चीज़ों को रिवील कर दिए, है ना? एक्सपोज़ कर दिए, ठीक है? मतलब दिखा दिए, मतलब ये काफ़ी क्या है? ईमानदार हैं। ऐसा करने वाला आदमी क्या होगा? ईमानदार ही तो था, ठीक है? यानी कि टू बी ऑनेस्ट क्या होना? ऑनेस्ट होना। ठीक है? यानी जो अपने कार्ड को, पत्ते को छिपाने के बजाय टेबल पर बिखेर दे, है ना? सामने ला दे सारी सच्चाई को, वो क्या होता है? ईमानदार होता है, टू बी ऑनेस्ट ईमानदार होना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इडियम को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है नॉट वन्स कप ऑफ टी, है ना? नॉट वन्स कप ऑफ टी, नोट मतलब नहीं, कप मतलब कप, कप ऑफ टी यानी कि चाय, चाय की कप यानी अपनी चाय की कप ना होना,
यही ना है, नोट मतलब नहीं, वंस मतलब अपना, कप, ऑफ मतलब का के की होता है टी। इतना समझते हो ना? नोट मतलब नहीं, नहीं होना अपना कप की चाय, यानी अपने कप की चाय नहीं होना, है ना? अब मतलब देखो यहाँ से 2 इडियम बनता है, कप ऑफ टी, एक इडियम और बन के आएगा, इसमें बनता है कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है पसंद होना, क्या होना? पसंद होना, जिस चीज़ को आप लाइक करते हो, क्या करते हो? लाइक करते हो, है ना? जिस चीज़ को आप लाइक करते हो, है ना? पसंद करते हो, ठीक है? जो आपकी चॉइस होती है, क्या होती है? चॉइस होती है। क्या होती है? चॉइस होती है, ठीक है? चॉइस की बात करता है। यानी कप ऑफ टी का मतलब होता है कप ऑफ टी, मतलब यानी कि कप की चाय, कप की चाय या अपनी कप की चाय, है ना? जैसे ONES, वन्स कप ऑफ टी। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। यानी इस इडियम को ऐसे भी लिख सकता है, वन्स कप, वन्स कप ऑफ टी, ठीक है? तो वन्स कप ऑफ टी मतलब अपनी कप का चाय होना। अपना होता है ना, वन्स मतलब अपना, कप की चाय, अपनी कप की चाय मतलब जिसको आप लाइक करते हो, जिसको आप लाइक करते हो, चॉइस करते हो। लेकिन यहाँ नोट लग गया, मतलब जिसको आप चॉइस नहीं करते हो। नोट वन्स कप ऑफ टी मतलब अपनी कप की चाय ना होना। इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि नोट मतलब नहीं, अपनी कप की चाय, यानी अपनी कप की चाय नहीं होना, अपनी कप की चाय नहीं होना। इसका मतलब है कि आप उसको डिसलाइक कर रहे हो, है ना? आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है? मतलब कोई चीज़ जो आपको पसंद ना हो, कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं हो। तो नॉट वन्स कप ऑफ टी का मतलब क्या हो गया? जिसको आप पसंद नहीं करते हो। समथिंग दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डिंग विथ माय लाइकिंग, यानी कि यानी कि आपके पसंद के अनुसार ना होना, आपके पसंद के अनुसार ना होना, उसी को कहते हैं नॉट वन्स कप ऑफ टी। मतलब नहीं होना अपने कप की चाय, अपने कप की चाय नहीं होना, मतलब आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होना, ठीक है? और वन्स कप ऑफ टी का मतलब हो गया, यानी इसका एग्ज़ैक्ट उल्टा हो रहा है ना, नोट लग गया मतलब नहीं, यानी कि जिसे आप लाइक लाइक नहीं करते हो, यानी कि आपके चाहने के अनुसार नहीं होना। और वन्स कप ऑफ टी का मतलब होता है जैसा आप चाहते हो, है ना? लाइक करते हो, चॉइस करते हो, जैसा आपका चॉइस है, बिल्कुल वैसा। वन्स कप ऑफ टी मतलब अपनी अपनी कप की चाय, अपनी कप की चाय होना, मतलब जैसी आपकी चॉइस है बिल्कुल वैसा होना। और यहाँ नोट लग जाने से सिर्फ, यहाँ नोट लग जाने से सिर्फ क्या हो गया? अपनी कप की चाय नहीं होनी, होना मतलब क्या? जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप पसंद कर रहे हो, है ना? यानी कि जो जो आपका टेस्ट है, जो आप जैसा आप लाइक करते हो, यानी कि जो पसंद आपकी पसंद है, उसका बिल्कुल विपरीत होना, ठीक है? उल्टा होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। कहता है पिक करना, पिक टू पीसेस, यानी कि पीस को जो है पिक करना मतलब उठाना, यानी किसी चीज के टुकड़े को उठाना, पिक मतलब उठाना, और पीसेस मतलब टुकड़े, टुकड़े को उठाना, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए कि इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर लोग जो होते हैं, अभियंता जो होते हैं, इंजीनियर जिस साइड पर काम कर रहे होते हैं, वहां पर गिट्टी के टुकड़े को उठा उठा कर देखते हैं कि ये बढ़िया गिट्टी है या नहीं है, ठीक है? गिट्टी को उठा के देखेंगे, ब्रिक्स को उठा के देखेंगे, ईंटें को उठा के देखेंगे, पत्थर को उठाकर देखते हैं कि ये बढ़िया पीस है या नहीं, ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। मतलब यह है कि इंजीनियर लोग जो हैं मतलब पिक करते हैं, उठाते हैं, क्या करते हैं? उठाते हैं टुकड़े को, टुकड़े को, चाहे वो गिट्टी हो, मैं गिट्टी हो, बालू हो, सैंड हो, या ईंट हो, ठीक है? ये सब के टुकड़े को उठा-उठा करके क्या करते हैं? उसका एग्ज़ामिन करते हैं, विश्लेषण करते हैं इंजीनियर साहब, ठीक ना? यानी उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, यानी कि पिक करते हैं, क्या करते हैं? पिक करते हैं, मतलब उठाते हैं, पीसेस मतलब उसके टुकड़े को, किस लिए? विश्लेषण करने के लिए, किस लिए? विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज़ क्रिटिकली, यानी कि उसकी एनालाइज़ करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं मतलब कि चीज़ों का विश्लेषण करते हैं वो। पिक टू पीसेस का मतलब है, वो टुकड़े को उठा-उठा कर, पिक मतलब उठाना, और पीसेस मतलब टुकड़े को, यानी कि इंजीनियर भाई साहब जो होते हैं, वो
गिट्टी के टुकड़े को उठा के, बालू के कुछ कण को उठा करके, ईंट के कुछ टुकड़े को उठा कर उसको चेक करते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं। द पिक टू पीसेस का मतलब हो गया विश्लेषण करना, क्या करना, एनालाइज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लें 39 देखते हैं। कूल इट, ये तो कूल कूल मतलब कूल है ना, कूल बेबी कूल बोलते हैं ना हम लोग, अपने दोस्तों में भी बोल देते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, गर्लफ्रेंड को बोल देते हैं, है ना, जब वो गुस्से में आ जाए तो क्या कहते हैं, बेबी कूल, कूल डाउन बोलते हैं ना इस तरीके से। तो कूल मतलब क्या होता है, मतलब शांत करना, क्या करना, शांत करना। ठीक है, टू रिलैक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 40, 39 कोई खास नहीं था। अब देखिए, स्क्रैच करना, स्क्रैच वंस हेड, वंस मतलब अपना, वंस मतलब अपना, स्क्रैच, स्क्रैच करना मतलब खरोचना या नोचना। स्क्रैच मतलब खरोचना, खरोच करना, है ना, खरोचना, स्क्रैच करना या नोचना। और वंश मतलब अपने माथे को, अपने माथे को। जब इंसान काफी परेशान हो जाता है तो देखते हो अपना ही माथा अपने से खजवाने लगता है। हम्म, कब ऐसा करता है, जब काफी परेशान हो जाता है। देखिए भाई साहब को, है ना, ये भाई साहब को देखिए अब, है ना, किसी बात से परेशान है और अपने ही हाथों से अपने माथे में क्या कर रहे हैं, खजवा रहे हैं, जैसे कि इनके माथे में जूं हो गया और ढेर सारा। हाँ, सॉरी यार। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रैच वंस हेड, यानी कि अपने ही माथा को खजवाना। ठीक है ना, स्क्रैच करना मतलब नोचना, और वंस मतलब अपना, और हेड मतलब सिर, यानी कि अपने ही सिर को खरोचना, अपने सिर को खरोचना, नोचना या खजवाना। ठीक ना, इसका मतलब होता है कि जब व्यक्ति परेशान हो तो अपने से करता है इस तरीके से ना, स्क्रैच वंस हेड, स्क्रैच वंस हेड। आप इमेजिन करिए कि आदमी स्क्रैच वंस हेड, यानी कि अपने हेड को कब खजवाता है ना? देखिए जब आदमी परेशान हो तो अपने सर को अपने ही हाथों से खजवाने लगता है, ठीक है? मतलब इसका मतलब होता है पूरा परेशान होना, क्या होना? परेशान होना, ठीक है? तो स्क्रैच वंस हेड का मतलब क्या हो गया? परेशान होना, टू बी परप्लेक्स्ड, टू बी परप्लेक्स्ड, ठीक ना? चलिए, तो चलिए इसको यहीं तो रहने देते हैं और इस प्रकार अपना एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉरी यार, सर्दी का मौसम आ गए, तबीयत बिगड़ने लग रही है। तो एक्सरसाइज 4 से चलेंगे हम लोग, ठीक ना? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 4 को करेंगे कवर, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।